नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहदेव पटेल, जो कि भारतीय रेलवे में हैं, और इनसे पूछने वाले हैं कि इन्होंने अपने छात्र जीवन में जब ये तैयारी कर रहे थे तो इन्होंने कैसे तैयारी की। ज़िंदगी में कई सारी समस्याएं आती हैं, वो पढ़ाई से संबंधित भी हो सकती हैं, वो अपनी दैनिक जीवन से संबंधित भी हो सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं को कैसे पार किया जाता है वो हम सब कुछ देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, हम ये नहीं मानते कि हम आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं इसलिए ज्ञान पेल रहे हैं, ना हम ये मानते हैं कि हम आपको समझाने के काबिल हैं। हम सिर्फ आपको ये बताने वाले हैं कि ज़िंदगी में हमने जो गलतियाँ की हैं, और मैं दावे से कह सकता हूँ हमने आपसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं, हमने दोनों ने ही, तो उन गलतियों को आप ना दोहराएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सदे भाई क्या है कि दूसरों के अनुभवों से सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम खुद पर प्रयोग करते रहे तो ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने शुरुआत से शुरू करिए, आपने कैसे तैयारी शुरू की। जो पहले तो आप दीपावली का पर्व है, इसकी बहुत बहुत आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे स्टार्टिंग जीवन में मैंने जहाँ तक माना है स्वयं से, अनुभव से, किसी भी प्रकार से आप सोच सकते हैं कि सबसे पहला टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में आया सन 2013। उस समय मैंने अपनी लाइफ का पहला पेपर दिया था, जो कि एमपी पुलिस का हुआ। उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे, मुझे फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो कुछ हद तक मैंने मेहनत की, क्योंकि बहुत कम समय मिला था उस समय फिजिकल के लिए। क्योंकि जब व्यापम ने स्टार्टिंग परीक्षा करवाई थी तो वो दूसरा टर्न था, पहला टर्न इससे पहले हो गया था। और जब हमने कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट की, जब वो मेरा पहला पेपर था, तो तकरीबन 8-10 दिन का वक्त मिला मुझे फिजिकल के बाद, मतलब पेपर के बाद फिजिकल के, जो कि एक फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही कम वक्त हुआ। क्योंकि जो हालांकि मेरे फिजिकल टाइम में व्यापम ने 5 सेकंड की उसमें और बढ़ोतरी की थी। 2:50 था तब? नहीं, पहले स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टर्न हुआ वो 2:40 का था, 2 मिनट 40 सेकंड का, 2:45 का। हाँ, फिर जब से उसमें क्या है कि वैकेंसी खाली गई थी पहले चरण में, और बच्चे इतने कम समय में क्वालिफाई नहीं कर सकते एमपी पुलिस का। उस समय केवल रनिंग हुआ करती थी। अच्छा, जो बाकी के 2 स्टेप हैं, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप, ये नहीं, हाँ, ये नहीं हुआ करते थे, केवल और केवल रनिंग हुआ करती थी। तो मैंने फिर भी बहुत कोशिश की, मेहनत की। हालांकि 2:47 सेकंड में मैंने वो 800 मीटर की रेस पूरी की। 2 सेकंड, हाँ। उसमें मुझे 2 सेकंड का जो महत्व था स्टार्टिंग जिंदगी का, वो समय मुझे उन 2 सेकंडों से मतलब फेल होने में समझ में आया है। उसके बाद फिर जस्ट तकरीबन 4-6 महीने बाद यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया मैंने। उसमें भी प्री मेंस 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे पहले यूपी पुलिस में, और रेस तो अपन जब से कंटिन्यू बरकरार रखी अपन ने। फिर प्री एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरा अच्छा रिजल्ट आया कि मुझे मेंस के लिए बुलाया गया। मेंस भी दिया, वो भी क्लियर हुआ। उसमें भी मतलब मेरे 310 नंबर थे, 0.91, जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया, तो फिजिकल उस समय 5 किलोमीटर रेस पूरी करी मैंने। अच्छा। हाँ, 5 किलोमीटर रेस पूरी करने के बाद जब वो रिजल्ट आया तो उसमें मात्र मेरा 0.5 मार्क्स रह गया, मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए रह गया। फिर और मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया उन 2 चरणों से। पहले जो ज़िंदगी में 2 सेकंड का मतलब समझ में आया, तो वहाँ से रेस के लिए मुझे मतलब एक अपने आप में वो हुआ कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। फिर मैंने उसी के बाद 5 किलोमीटर जो रेस पूरी की, तब फिर मुझे परीक्षा के जो नंबर होते हैं उनका महत्व समझ में आया कि 0.5 मार्क्स भी मतलब ज़िंदगी को रोक सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। फिर इसके बाद मैं मतलब एकदम से वैकेंसी निकलना बंद हो गई थी, और 2 प्रकार से तैयारी करना, अगर आप फिजिकल भी रेगुलर ही करते हो तो आपको पढ़ाई करने में जहाँ तक तकलीफ़ें पैदा होती हैं, क्योंकि
शारीरिक और मानसिक मेहनत इंसान दोनों ही एक साथ नहीं कर सकता, जहाँ तक मैंने अपने जीवन में माना है। क्योंकि आज के समय में जो कंपटीशन एक इस लेवल पर पहुंच गया है कि आपको सोचो कि हम 80% एक अपनी पद के लिए मेहनत 200-250 लोग तैयार खड़े हैं एक पद के लिए। हाँ। इतना हाई और लेवल। अब तो आने वाले समय में और ज़्यादा भी हो गया है। अच्छा, तो मतलब पहली बार जब आपने देखा कि आप फिजिकल में फेल हुए, दूसरी हाँ। बार कुछ पॉइंट्स से रह गए, हाँ और एक बार भी आप एमपी प्लस में फिजिकल में भी पास हुए, लेकिन हाँ, वो रिटन में पास हुए, लेकिन फाइनल कट ऑफ में रह गए। तो इसके बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला? क्योंकि लोग बिखर जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं, फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला वहाँ? एक ऐसा मूवमेंट आया कि मैं भी हताश होने लगा था, क्योंकि शारीरिक मेहनत भी मैंने की थी और मानसिक मेहनत भी मैंने की थी। फिर मुझे अपने आप में एक कंपटीशन का जो लेवल बढ़ता नज़र आया, क्योंकि हमेशा समय के अनुरूप पेपर का पैटर्न बदलता है। वो चीज़ मुझे, हालांकि मैंने ग्वालियर से तैयारी करी थी, तो वो चीज़ मुझे ग्वालियर में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही थी, जो आने वाले पेपरों में मतलब पूछी जा रही थी, जरूरत थी। तो फिर एकदम से मैंने दिल्ली जाने का प्लान बनाया सन 2016 में। तो एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे वो वहाँ पे मतलब पूछ के आए थे कोचिंग के बारे में। तो सहयोगी भी मतलब एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अहम होता है। अगर आपका कोई सहयोगी नहीं है तो आप स्वयं से वो डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि स्वयं में हर इंसान सोचता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे बेटर कर रहा हूँ। आपकी कमियाँ आपको दूसरा इंसान ही बताएगा कि आप में ये कमी है। आपको जब आप तैयारी करते थे तो सबसे सरल सब्जेक्ट कौन सा लगता था, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट? मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। अच्छा, और मैथ बहुत से लोगों को सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, सबसे ज़्यादा परेशानियां भी होती हैं, तो आपने कैसे उसमें रुचि पैदा की, कैसे उसको सरल बनाया? देखो, बचपन से ही मेरा थोड़ा क्या है कि मैथमेटिक्स ही पसंदीदा सब्जेक्ट रहा, क्योंकि अपन ग्रामीण स्तर से हुआ करते थे। तो बचपन में स्टार्टिंग ही स्टूडेंट की मैथमेटिक्स से होती थी। अपन ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि चलो पहाड़ा सुनाओ तुम्हें कितने, मतलब एक मौखिक रूप से अगर आपको बचपन से लेके किसी ने कुछ भी चीज़ पूछा है तो वो मैथमेटिक्स ही, कि आपको पहाड़े कहाँ तक आते हैं। जी बिल्कुल। जिंदगी का मतलब गणित से ही शुरुआत हुई है हमारी, जो भी होता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो हर इंसान का एक ही प्रश्न रहता था, तो उससे रुचि आई और फिर अपन को वो चीज़ क्या है फिर आने भी लग गई। मतलब जिसमें आपका मतलब जो चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, बार बार वही चीज़ दोहरा रहे हो, तो वो आपको आने भी लगती है, समझ में भी आने लगती है। इसी प्रकार से जो रुचि जागी है। सबसे सरल आपको मैथ लगता, तो सबसे कठिन क्या लगता था? कठिन में जो मेरा मतलब थोड़ा टफ पोर्शन था, क्योंकि जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेट वाइज क्वेश्चन आते थे। आप अब कोई भी डेट से आया, ईयर से आया, तो वो चीज़ मुझे याद नहीं होती थी, वो भूल जाता था मैं हर बार। कैलेंडर की क्वेश्चन, हाँ, कैलेंडर से ले लो आपकी मतलब पानीपत का युद्ध कब हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई, तो इसमें जो डेट वाइज होते थे जनरल नॉलेज में, वो मेरी थोड़ा वीकनेस थी। और आप हमें ये बताइए, जैसे हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, तो अपने यहाँ पे नौकरी सब कुछ होता है, अगर आपने नौकरी प्राप्त कर ली तो आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आपको 1-2 साल में नहीं मिल पा रही है नौकरी, दुर्भाग्य हो सकता है, मेहनत में थोड़ी कमी रह रही है, तो फिर घर से सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, और घर वाले भी चाहते हैं कि अब तो खेती में लग जाओ या कुछ काम धंधा कर लो, क्या पढ़ रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। तो ये समस्या आपके सामने भी नहीं होगी, क्योंकि 2013 से फिर आपके 2017-18 में जॉब लगी थी। हाँ, 2019 में। तो ये 6 साल है, आपने लगातार तैयारी की, तो कैसा लगता था आपको उस वक्त जब निरंतर आपको मतलब कई जगह से असफलताएं मिली? ये तो सही है कि जो बहुत सारी असफलताएं हमारे जीवन में मिलती हैं वो बहुत एक बड़ी सफलता की तैयारी होती है, पर उन असफलताओं के बीच में खुद को कैसे संभाला जाए? देखिए, एक क्या है, हर एक चीज में एक सामाजिक अपवाद होता है। जब हमेशा आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग घूमते हैं, आपके मित्र में ही सोच लो, मान लो कि वो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि कोई भी चीज़ वो ऐसा एक आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, आपकी तैयारी प्रॉपर चल रही हो
वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे कि चलो ये करो। तो कुछ जो परीक्षा में छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं कि आप 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज के समय में क्या है, जो पहले से ही चलता आ रहा है कि समय की बहुत, परीक्षा हॉल में आपको एग्ज़ाम में समय की बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए ऐसे ही प्रश्न लेके आएंगे कि जो आपसे नहीं होंगे। तो आप क्या सोचोगे, एक मतलब आपको आता है फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन को बार बार आपके वो 10 दिन खराब कर देंगे। आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी कि यार ये कैसे होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये नहीं हो पाएगा। दोस्तों के मुँह से तकरीबन आपके ज़्यादातर कोई भी होगा जो इर्द गिर्द आपसे यही सवाल करेगा कि यार बहुत टफ है, एसएससी बहुत टफ है, रेलवे बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा यार। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, यार कहाँ तक पढ़ाई करें। तो वो चीज़ इन सब कमियों से दूर रहना पड़ता है। तो वो 6 साल के दौर में मैंने यही सब सीखा है कि जो आपके मतलब परीक्षा एग्ज़ाम आने से पहले आपके पास ऐसे ही सवाल खड़े करेंगे जो आपको मनोबल को डाउन करेगा। जो रेलवे की परीक्षा आपने पास की 1/3 की माइनस मार्किंग, और समय भी लिमिटेड होता है, कठिन प्रश्न ऐसा सुनते हैं कि आते हैं। हाँ। तो जो परीक्षा हॉल में जो हमारे पास समय होता है उसमें कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि यार 10 प्रश्न छूट गए, 5 प्रश्न छूट गए, 12 प्रश्न छूट गए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, परीक्षा हॉल में क्या है कि सबसे पहले आप अपना माइंड डाइवर्ट ना होने दें। अगर कोई भी प्रश्न है, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, आपको ये नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करना है। आपको केवल सिलेक्शन से मतलब है। जो क्वालिफाइंग रेलवे बोर्ड मानता है कि हर एक वो आपको मतलब पेपर पूरा ना हल करने के लिए एग्जामिनर का यही फंडा होता है कि आपको बीच बीच में एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दे जो आपका समय ले जाए। अगर आपको बहुमूल्य समय दिया जाए जितना भी हो एग्जाम का, तो वो सही है जो रेलवे बोर्ड देता है, क्योंकि 90 मिनट देता है। और एग्जामिनर भी वो पेपर हल करके ही देता है कि 90 मिनट में ये परीक्षा हल हो जानी चाहिए, ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। लेकिन वो आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या करता है कि बीच बीच में एक ऐसे क्वेश्चन डाल देता है जहां पर आप अपना फंस जाते हैं। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आप 2 मिनट 5 मिनट ले जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को इग्नोर भी करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप पूरा पेपर हल करके आओ। आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, आपने अगर 80% अटेम्प्ट किया है और आपकी एक्यूरेसी 100% है तो कोई सा भी एग्जाम हो क्वालिफाई हो जाता है। रेलवे में एक्यूरेसी का जो वो होता है नॉर्मलाइजेशन, इसमें बड़ा महत्व होता है। नहीं, वो क्या होता है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक प्रश्न बताना चाहूँगा। जैसे अभी एमपी बोर्ड के पेपर एमपी स्टेट से हो आप। एमपी स्टेट से क्या है कि जैसे अपना दतिया है, तो यहाँ का मंदिर क्या है, माँ पीताम्बरा का मंदिर है, तो ये फेमस है। अब मतलब जो मध्य प्रदेश की परीक्षा है, ये मतलब सबका हाईलाइटेड जो पीताम्बरा माँ मंदिर है यहाँ के बच्चों के लिए हाईलाइटेड है। अब यही आपको अगर यूपी स्टेट से पूछ दिया या उत्तराखंड स्टेट ने पूछ दिया कि जो इंडिया में शक्तिपीठ का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो एमपी वाले तो पूरा बता देंगे कि दतिया में है। वहाँ के लिए चीज एक ही है, प्रश्न एक ही है। यही क्वेश्चन उत्तराखंड में जाके नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स बढ़ा देगा, क्योंकि इसको टफ माना जाएगा। हालांकि कुछ टफ नहीं होता है, जो चीज कम लोगों को पता होती है तो वो चीज का नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन में बढ़ जाता है मार्क्स। हालांकि होता कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 80% स्टूडेंट ने वो उसका सही जवाब दे दिया तो उसका नंबर नहीं बढ़ता है। तो और कुछ आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वाले साथियों को, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, कि आने वाले समय में कई सारी परीक्षाएं आ रही हैं। जैसे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो वो भी दिसंबर में है, यूपीएसआई एग्जाम जो कि शुरू होने वाला है 10 दिन में, और भविष्य में जनवरी में एमपी पुलिस, मार्च में एमपी शिक्षक वर्ग 3, कई सारी परीक्षाओं की होड़ लगी हुई है। तो ऐसी में आप जो तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो क्या है कि एक टारगेट फोकस किया जाए। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके सब्जेक्ट क्या है, उसका सिलेबस क्या है। मैंने जहाँ तक देखा होगा कि जो चीज़ होती है ना कि अपना फोकस ही एक जगह नहीं रहता है। ये वाला वैकेंसी निकली, एसआई की निकली, चलो एसआई के लिए तैयारी कर लें, पुलिस की निकली पुलिस के लिए,
रेलवे की निकली, रेलवे की वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग सिलेबस रहता है। किसी में इंग्लिश आती है तो किसी में हिंदी आती है, किसी में दोनों आती हैं, किसी में दोनों नहीं आती हैं। तो वो चीज़ क्या होता है कि आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो। इसकी वैकेंसी आई, आपने ये पढ़ा, उसको छोड़ दिया। एक कंटिन्यू जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपको उस चीज़ की पूर्ण नॉलेज नहीं हो पाएगी जो एग्जामिनर में अपन को बैठने के लिए उस योग्यता को होना अनिवार्य है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं, पर वो एक बड़ी सफलता की तैयारी होती है। बस डटे रहिए, लगे रहिए। और धन्यवाद प्यारे साथियों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद सहदेव भाई हमको वक्त देने के लिए।